friends, in this video we are going to discuss about the atomic structure. So in the previous video we have discussed about the atomic model and lastly हमने cover किया था Bohr's atomic model. तो Bohr's atomic model स्टडी करने के बाद हमें ये क्लियर हो गया था कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी लेते हैं. तो एटम न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से बना है. उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है उसमें वो पॉजिटिवली चार्ज है और पूरा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट है इन द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है जिनको हम टुगेदर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. तो जो पहला पार्टिकल है वो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन. प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इस सिंबल के साथ. उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लिखते हैं +1e एंड जो प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है दैट इज गिवन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज इम्पोर्टेंट, नोट इट डाउन. देन आफ्टर दिस वी ऑल्सो नो दैट कि जो प्रोटॉन है उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं Z के साथ. ओके तो एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर. ओके जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1. जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6. ओके आई होप दिस इज क्लियर. देन प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन होता है और 1 डाल्टन का मीनिंग है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक हाइड्रोजन आइटम के बराबर है. उसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता. उसको हम N के साथ डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम हाइड्रोजन को छोड़े तो हाइड्रोजन के अलावा सभी एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. और जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी 1 डाल्टन होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके प्रोटॉन के मास के बराबर होता है. देन दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड. और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है और न्यूक्लियस है इनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका जो निगेटिवली चार्ज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल E के साथ और उसके चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1e के साथ. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा वो भी सेम रहेगा जो कि प्रोटॉन का चार्ज है, लेकिन इसकी साइन जो है वो निगेटिव होती है. अब मास की अगर हम बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत ज़्यादा कम है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. इट इज़ लाइक 1800 टाइम्स लेस. इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेजिबल ट्रीट करते हैं. इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो एटम का मास है वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है. अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ. क्योंकि ये दोनों का क्वांटिटी सेम होती है तो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन ये बैलेंस हो गए एंड इसीलिए हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एन एटम? एंड द आंसर टू दैट इज, यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज? सो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स चार्ज होते हैं? तो वी नो प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स. विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? सो वी नो द आंसर इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस प्लेस्ड? कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन्स
न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, राइट। सो नाउ आई होप दैट दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इसके अलावा अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो जो मास होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, ए सिंबल के साथ। तो अगर हमें किसी भी सिंबल को, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंबल लिखेंगे, उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम ए यानी उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, और सबस्क्रिप्ट में वी विल बी राइटिंग जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। सो लेट मी रिमाइंड यू दैट एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसका मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है और कार्बन के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन द ऑर्बिट। एंड कार्बन का जो एटॉमिक मास है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो है 12। फ्रॉम दिस इट इज वेरी क्लियर दैट जो न्यूक्लियस है कार्बन का उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो ठीक है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? हमने कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स 6 है और वो ऑर्बिट्स में है, लेकिन इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट रहेंगे? हाउ वी विल गेट टू नो कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? सो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि बोर्स ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेबल शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और इन शेल्स की जो एनर्जी होती है वो डेफिनाइट होती है यानी फिक्स होती है। द शेल जो नियरेस्ट है न्यूक्लियस को उसको हमने फर्स्ट शेल अगर कहा, तो जो नेक्स्ट शेल है उसको हम कहेंगे सेकेंड शेल। सो अकॉर्डिंगली हमने इन शेल्स को रेफर किया सिम्बॉल्स के साथ, जिनको हमने कहा के, एल, एम एंड एन। जिसमें जो के शेल है वो क्योंकि न्यूक्लियस के पास है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट शेल, एल जो है वो बन जाएगा हमारा सेकेंड शेल, एम शेल जो है दैट विल बी द थर्ड, एंड एन विल बिकम द फोर्थ, एंड सो ऑन। नाउ अगर हमें पता करना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, so in order to get the answer to that we have one formula. The maximum number of electrons a shell can contain is obtained by the formula, और वो formula है 2n square. What does this mean? इसमें जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल। जैसे कि अगर k है, k शेल है तो k शेल का नंबर है 1। सो इन दिस फॉर्मूला अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 2n square, तो we have the chart for this. You can see symbol KLMN, number K का 1, L will be 2, right? Then we have M shell and we have N shell. So if I put the value 2n square, तो 2 multiplied by 1 square, so number of electrons जो है वो K shell में रह सकते हैं 2 electrons. सिमिलरली अगर हम L शेल की बात करें तो इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। सो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहेंगे 8। इस तरह से यू कैन फाइंड आउट फॉर द M एंड N शेल। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है शेल के अंदर, तो के शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 रह सकते हैं, उसके ऊपर वी कैन नॉट पुट एनी इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल। सो हियर वी गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देन नेक्स्ट जो एल शेल है इन दैट इट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एल एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। मैक्सिमम जितने रह सकते हैं, इससे कम भी रह सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस शेल में उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
Shell wise distribution of electron in an atom of an element is called electronic configuration of that element. So let's take the example and understood this. So for example we have hydrogen. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 1. तो अगर मुझे अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे वो 1 इलेक्ट्रॉन पुट करना पड़ेगा सबसे पहले के शेल के अंदर, क्योंकि फर्स्ट नियरेस्ट जो लोएस्ट शेल है उसे हमें सबसे पहले फिल करना पड़ेगा. देन वी हैव हीलियम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल के अंदर. लेकिन हम लिथियम की बात करें जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम मैक्सिमम जो के शेल की कैपेसिटी है वो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वी विल पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल एंड जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा नेक्स्ट शेल के अंदर. तो कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द कार्बन? सो कार्बन के अंदर यू कैन सी हियर देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो इफ 6 इलेक्ट्रॉन्स में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में पुट करेंगे तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो एल शेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि एल शेल की कैपेसिटी 8 है तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं. देन आफ्टर दैट लेट्स सी ऑफ नियॉन. तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम के शेल की बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जा सकते हैं. अब बच गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल शेल के अंदर. लेकिन अगर हम उसके बाद सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ एल शेल में हम 9 इलेक्ट्रॉन्स पुट नहीं कर सकते क्योंकि एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ हम भेजेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. फिर भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है जिसको हम एम शेल में पुट करेंगे. तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 1. इस तरह से आप इस पूरे टेबल को फिल कर सकते हो. दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे. सो आई होप नाउ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स और हमें उसको किस तरह से फिल करना है. दैट्स इट फॉर टुडे. होप you like the video. Thank you and have a nice day.